अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। नावल का नाम है शाम रंग स्याह। मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा था। शदीद गर्मियों का आगाज़ हो चुका था। ख़िज़ां में अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन ज़मीन को लगा कि जैसे ख़िज़ां वक्त से बहुत पहले ही आ गई हो। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हों, फूल मुरझा गए हों, तितलियां मर गई हों और सांसें थम गई हों। शाम को वो क्लब गई थी मीरान से मिलने के लिए। बहुत हिम्मत की थी उसने वहाँ जाने की। इतनी हिम्मत और सोच विचार उसने उससे पहली मुलाकात के वक्त भी नहीं की थी जितनी आज की थी। क्या मीरान अंदर है? उसने गार्ड से पूछा था। हाँ, गार्ड ने कहा था, जबकि वो चाहती थी कि गार्ड ना कह दे। वो तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही थी, उसे तलाश करने का। अंदर उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे कहीं भी ना मिले। उसकी तलाश में दीवानी बन जाना तो उसे मंजूर था, लेकिन उसके सामने मुजरिम नहीं। वो मामूल की तरह इज़्ज़त पाकर अंदर आ गई थी, लेकिन यहाँ से वो बेइज्जत होकर बाहर जाएगी, वो जानती थी। मीरान बार काउंटर के पीछे सर झुकाए काम में मसरूफ़ था। बार के स्टॉल पर लड़कियां बैठी हुई थीं, लेकिन आज वो उनके सामने ना तो मुस्कुरा रहा था, ना शौक़ी से करतब दिखा रहा था। उसके हाथ किसी मशीनी पुर्जे की तरह बोतलों को दाएं बाएं घुमा रहे थे, जाम उल्टे करके सीधे कर रहे थे। उसका जहन उन करतबों का साथ नहीं दे रहा था। वो वहाँ मौजूद होते हुए भी लापता था। इस मीरान में से उसे असल मीरान को तलाश करना नामुमकिन था। सबीन मुर्दा चाल से चलते हुए उसके सामने आ गई थी। मीरान ने उसे देखा और काम करते उसके हाथ एक लम्हे को रुके थे। वो भी शायद जानता था कि वो यहाँ आएगी। उसे इतना ताज्जुब नहीं हुआ था, लेकिन उसने रवैया वही अपनाया था जो उसने ऐसे मौके के लिए कल ही सोच लिया था। कल से थकी हुई और रात भर की जागती हुई सबीन के पास इतनी हिम्मत बाकी नहीं बची थी कि वो उसके सामने पड़े किसी स्टूल पर बैठ ही जाए। मोहब्बत के अरूज को ज़वाल आते आते ही आता है। मीरान के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसमें अभी इतनी हिम्मत बाकी है कि वो आने वाले 1-2 महीने उस लड़की को बर्दाश्त कर ले, और बिल आखिर जब ये लड़की समझ जाए तो खुद ही उसके पास ना आए। वो सोचे समझे अमल के मुताबिक अंदर चला गया था। सबीन स्टूल पर बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। उसका इंतज़ार लम्हा ब लम्हा तूल पकड़ने लगा था। जब उसने एक वेटर से उसके बारे में पूछा, मीरान क्लब से जा चुका है। वेटर ने जैसे हाथ में पकड़ा गंदा कपड़ा उसके मुँह पर मल दिया था। इससे ज़्यादा तजलील का वो सोच कर आई थी, लेकिन वो कम अज़ कम उससे बात तो करता। ऐसी बेरुखी जो दिल को जीत दे, इस मौत से भी बदतर थी जो कांटों पर आए। क्लब से बाहर शाम मुर्दा खाने में हनूत होने की तैयारी कर रही थी। रात के डंक झूम झूम कर दिन को काट रहे थे। वो दिक के मरीज़ की तरह चलते हुए बाहर आई थी और एक करीबी पार्क में नस्ब बेंच पर बैठ गई। वो सुबह से भूखी थी और उसे अब भी भूख नहीं लग रही थी। वो रात भर सोई नहीं थी और उसे आज रात भी नींद नहीं आने वाली थी। कल से उसकी हालत उजड़ी हुई थी और ये आज भी संवरने में नहीं आ रही थी। उसने मीरान के साथ कैंडल लाइट डिनर करने का सोचा हुआ था, लेकिन उन शम्मों ने उसके वजूद को ही चिंगारी दिखा दी थी। तुम अब मुझसे क्या बात करते मीरान? सारी दुनिया को पाने के लिए मैंने पूरी कायनात को लूट लेना चाहा था, जिसमें मैंने तुम्हें भी मुफलिस कर दिया। फिर अब तुम मुझसे क्या बात करते? तुम कहते कि तुमने मेरे झूठ माफ़ कर दिए हैं। तुम झूठ तो माफ़ कर सकते थे, लेकिन गुनाह कैसे माफ़ करते? बेंच पर बैठकर वो अपने आप से खुद ही सवाल करने लगी थी और खुद ही उनके जवाब देने लगी थी। वो जानती थी कि मज़हब के नाम पर वो उसे बेवकूफ़ बनाती रही थी। उसने मोहब्बत में कुफ्र के दर्जे की गलती की थी। अब तौबा करने का वक्त गुजर चुका था। क़यामत बर्पा हो चुकी थी। बिलाखिर रात ने पूरे आलम पर अपना शिकंजा कस लिया था। स्ट्रीट्स लाइट्स खुदकार तरीके से रोशन हो गई थीं। दाएं बाएं की दुकानों में मसनूई रोशनी की इतनी बहुतात थी कि वह दिन को भी मात दे रही थी। सड़कों पर बेमकसद टहलती वो न जाने कहाँ से कहाँ निकल आई थी। अज़ल से खामोश वक्त उस लम्हे गूंगा हो चुका था। होश आया तो उसने देखा कि वो मीरान के घर के सामने खड़ी थी, सनशाइन के सामने। ऐसा लाशऊरी में हुआ था या बेखुद में, वो नहीं जानती थी, लेकिन मीरान के साथ सैनिटोरियम का सफ़र करते हुए इतना जान गई थी कि जहन भी वैसी ही गलतियाँ करता है जैसा हम इसे हुक्म देते हैं, जैसा हम इसे करने को कहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। शायद वो मीरान के घर ही आना चाहती थी। उसके जहन में ये सोच थी कि क्लब से तो वो उठकर घर आ गया था, अब घर से कहाँ जा सकता था। ठीक है, अब वापस पलटने का फ़ायदा।
وہ उन ख़ज़ां रसीदा पत्तों की तरह उसके घर के चरणों में ही क्यों ना बैठ जाए जहाँ उसका महबूब रहता है। हिम्मत करके उसने दस्तक दी थी। वो दरवाजे की खूर्दबीन के सामने खड़ी हो गई थी, ये सोचकर कि वो उसकी हालत पर तरस खाकर ही दरवाज़ा खोल दे, और अगर दरवाज़ा रबीका ने खोला तो मीरान भी उसी की तरह सड़कों की खाक छान रहा हुआ और अभी तक घर में ही मौजूद ना हुआ तो वो रबीका से क्या कहेगी। लेकिन दरवाज़ा मीरान ने ही खोला था। खूर्दबीन से उसे देख लेने के बाद उसके तासुरात में सख्ती आई थी। वो शायद वहाँ सबीन की आमद की तवक्का नहीं कर रहा था कि उस झूठी लड़की की इतनी हिम्मत हो सकती है कि ये ढीठ बनकर उसके घर में भी आ जाए। उसे देखकर उसकी आंखों में नफ़रत उबली। सबीन खुद में सिमट कर रह गई। मीरान, उसने जल्दी से पुकारा था। उसे डर था कि वह दरवाज़ा बंद कर देगा और उसे दरवाजे के पीछे से उसकी मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी। मीरान ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश हो जाने को कहा था। मम्मी सो रही हैं कहकर वो दरवाजे से परे हट गया था। रबीका के बेवक्त सोने का एक फ़ायदा तो हुआ था, वो अंदर आ गई थी एक खामोश फ़िज़ा में। दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मीरान डाइनिंग टेबल पर पड़े मसनूई फूलों से खेलने लगा था, क्योंकि ताज़ा फूलों से खेलने का अंजाम वो भुगत चुका था। अब क्या कहना चाहती हो? क्या कल मैंने तुम्हें पूरी तरह से बोलने का वक्त नहीं दिया था? क्या मैंने तुम्हें बिना तुम्हारी सफाई का मौका देने के धुतकारा है? तो क्या वो उसे धुतकार चुका था? सबीन की खुश्क आंखें एक बार फिर से नम होने लगीं। सबीन से मोहब्बत करने का फ़ैसला भी उसने जल्दी में किया था और धुतकारने का भी। उजलत भरी मोहब्बत में उसकी खूबसूरती और मासूमियत पिन्हा थी, और जल्दबाजी से धुतकारने में क्या क्या नहीं था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मीरान कि मैंने ये काम खुशी से नहीं किया। गुनाह के एतराफ़ के साथ ही उसके रोने का आगाज़ भी खुद ब खुद ही हुआ था। कोई भी बुरा काम खुशी से नहीं किया जाता मिस सबीन। वो तुमसे सबीन और अब मिस सबीन पर आ गया था। ये उसकी सबसे बड़ी तस्लील थी, जुदाई के फ़ैसले से भी बड़ी तस्लील, लाताल्लुकी, तुमसे वापस आप वाली तस्लील शायद ही दुनिया में कोई और हो। बुरे वक्त को अच्छे तरीके से बर्दाश्त करना ही तो बड़ाई है। तुम खुदा की आजमाइश पर पूरा नहीं उतरी हो। तुम नहीं जानते मीरान कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ज़िंदगी ने मेरे साथ। तुम फिर ये नहीं जानती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है सबीन। ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या खेल खेला है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ मुझे नहीं जानना। मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारे माजी के बारे में नहीं पूछा, ना ही अपने बारे में बताया, क्योंकि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम क्या थीं और मैं क्या था। मुझे ये था कि अब हम क्या होने वाले हैं। मैंने तुमसे कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा कोई दोस्त था, तुम किसी को पसंद करती थी, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई वास्ता नहीं। तुम अब मेरी हो, मुझे इससे गर्ज थी। हम दो से एक होने वाले थे सबीन, और तुमने वो यहाँ अपना दुख कम करने आई थी और उसका दुख सुनकर दुखी हो गई थी। वो उससे ज़्यादा दुखी था। उसने उसे ठेस पहुँचाई थी। वो अपने दर्दनाक माजी को बयान करके कैसे सुरखरू हो सकती थी। उसका भयानक हाल अपने माजी से ज़्यादा दर्दनाक बना दिया था उसने। मीरान, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। उस बुरे वक्त में साबित कदम रहना बहुत मुश्किल था। क्या तुम्हें खाने को रिस्क मिल रहा था? हाँ। क्या तुम्हारे पास रहने को घर था? हाँ। फिर बाकी का बुरा वक्त तुम्हारा खुद का पैदा करता है। तुम क्या समझती हो मिस सबीन कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब ठीक ही देखा है, या हम सबकी ज़िंदगियां हर वक्त खुशियों से भरी रहती हैं? सबीन खामोश हो गई थी। मीरान के बारे में जानने का उसे आज मौका मिला था, वो भी किन हालात में। मेरा बाप मेरे बचपन में मर गया। मेरी माँ उसी बाप की जुदाई के गम में पागल हो गई। मैं वॉलीबॉल का स्टार बनना चाहता था, लेकिन मम्मी के इलाज की वजह से मुझे ये खेल छोड़ना पड़ा। मैं वो लड़का जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, कम उम्री से ही किचन के गंदे बर्तन धोने लगा, कपड़े वॉश करने लगा, अंदर घर के काम और बाहर के काम करने लगा, क्योंकि मम्मी किसी भी तरह के काम के काबिल नहीं थी। फिर मम्मी के इलाज की वजह से मुझ पर कर्ज चढ़ गया। मैंने दिन रात मेहनत करके उसे अदा किया, दो नौकरियां की, खाने से लापरवाही बरती, सोने की फ़िक्र नहीं थी। तुम क्या समझती हो कि बुरे हालात का सामना सिर्फ तुमने ही किया है? स्कूल में एक लड़की ने मुझे ये कहकर धुतकार दिया था कि मेरी माँ नशा करती है, हर वक्त एक मरे हुए शख्स को पुकारती रहती है। एक दिन उसी की तरह मैं भी नशा करने लगूंगा। वो नहीं चाहती थी कि उसका पार्टनर एक नशाबाज हो, और तुम कहती हो कि बस तुमने ही। वो सब बताते हुए दुखी हो रहा था। सबीन उसे देख रही थी। वो लोग अपनी मकतूल मोहब्बत पर रो रहे थे और कोई उन्हें चुप करवाने वाला नहीं था। कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता था। मैं कमज़ोर थी मीरान। मैं तुम्हारी तरह हिम्मत का मुजाहरा नहीं कर सकी। मेरी माँ एक गुमनाम बीमारी से मर गई, क्योंकि दिन रात मेहनत कर करके उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरी माँ सारा दिन चक्की चलाती थी, जिससे उसके हाथों में गड्ढे पड़ गए थे
और کمر میں درد رہنے لگا تھا، پھر بھی وہ کام کرتی رہتی تھی اور چونا پھانکتی تھی۔ میرے باپ کو چونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس محبت میں گھر کی خوشیوں تک کو قربان کر دیا۔ ماں مرنے سے پہلے چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، اس کی خواہش پر میں نے اپنے تایازاد رشید سے نکاح کر لیا، جبکہ میرے دل میں تم تھے۔ میران نے جھکا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے صرف میرے ماڈل ہی نہیں توڑے تھے، مجھے بھی اپنی یادوں سے توڑ دیا تھا۔ میں تمہارا نام کبھی نہیں بھولی، اس پہلی ملاقات کا ایک ایک جز میں نے یاد رکھا۔ میں نے خدا سے رو رو کر دعا کی تھی کہ مجھے تم مل جاؤ کسی بھی طرح۔ خدا نے میری بات سن لی، لیکن شاید مجھے ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے تھی کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے مل جاؤ۔ مجھے ٹھیک سے دعا مانگنی کبھی آئی ہی نہیں میران، وہ رونے لگی تھی۔ رشید نے مجھے شادی سے 12 گھنٹے پہلے طلاق دے دی، صرف اس بات پر کہ ہمارا گھر اس کے نام نہ ہو سکا تھا۔ تائی نے مجھے کھڑے کھڑے اس کے منہ سے طلاق دلوا دی۔ ایک ایسی لڑکی جو شادی کر کے اگلے گھر جانے والی تھی، وہ مطلقہ ہو کر اپنے گھر میں رہ گئی اور بدنام بھی ہو گئی۔ رشید سے شادی اور طلاق کی بات سن کر میران کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی تھیں۔ بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میں لڑکی تھی، میں کمزور تھی، میں یہ نہ کرتی تو مر جاتی۔ کیا تم گارنٹی دیتی ہو کہ تمہارے پاس پیسے ہوتے تو تم اپنی ماں کو بچا لیتی؟ یہاں کتنے ہی لوگ امیر ہوتے ہوئے، بہت سا پیسہ رکھتے ہوئے بھی اپنے پیاروں کو نہیں بچا سکتے۔ تم کہتی ہو کہ تمہاری ماں دن رات محنت کی وجہ سے مر گئی۔ ان لوگوں کی موت کو کیا جواز دوگی جن کی موت محلوں جیسے گھروں میں آ جاتی ہے؟ میران پوچھنے سے زیادہ اسے لاجواب کر رہا تھا۔ رشید نے تمہیں طلاق دی کیونکہ خدا نے تمہارے لیے مجھے چنا تھا۔ خدا تمہاری خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، اس نے تمہاری دعائیں سن لی تھی، لیکن تم نے، یہ اس کی سب سے بڑی چوٹ ہوئی تھی، فکرہ درمیان میں چھوڑ دینے کی۔ مجھے معاف کر دو میران۔ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے تم سے جھوٹ بولے اس لیے۔ میں تمہارا جھوٹ معاف کر سکتا ہوں، لیکن تمہارا فریب نہیں۔ میں خدا نہیں ہوں مس سبین، میں ایک عام سا انسان ہوں جسے دکھ ہوتا ہے، جو ٹوٹتا ہے، جسے محبت ہوتی ہے، پھر روگ لگتا ہے اور وہ اس روگ کو جوگ بنا لیتا ہے۔ تم مجھے ایک موقع دو، میں تلافی کر دوں گی۔ میں سب بھول جاؤں، اس بات کی گارنٹی دیتی ہو؟ میری محبت تمہیں سب فراموش کروا دے گی میران، بس تم مجھے ایک بار معاف کر دو۔ معافی مانگنی ہے تو جاؤ اپنے بابا سے معافی مانگو، جن کو دھوکہ دے کر تم یہاں موجود ہو، کیونکہ میرا تم نے صرف دل ہی توڑا ہے، لیکن اپنے بابا کا مان توڑ دیا ہے، ان کے فخر کو روند دیا ہے تم نے۔ کبھی سوچا ہے کہ انہیں پتہ چلے گا تو ان کا کیا بنے گا؟ میں انہیں پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ میں 2 بار آ چکی ہوں، مجھے صرف 8 بار مزید آنا ہے۔ میران نے اس کی طرف ایسے دیکھا تھا جیسے اسے اس کے وجود کا بالکل ہی یقین نہ آ رہا ہو، وہ جو اس کے دل میں ایک احساس کا کونا تھا اور اب وہ بھی تاریک ہونے لگا تھا۔ سبین نے میران کی آنکھوں کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ معاہدہ ہو چکا ہے میران، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس نے وضاحت دی تھی۔ میران کی آنکھوں میں دکھ ختم ہوا تھا اور اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تو یہ لڑکی ابھی بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ تو جاؤ اپنا معاہدہ پورا کرو مس سبین، لیکن پھر دوبارہ کبھی میرے پاس واپس مت آنا، اس نے آواز نیچی رکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا تھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میران کو دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ اٹھ کر باہر نہ آتی تو عین ممکن تھا کہ وہ اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ ربیکہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میران مین ڈور بند کر کے نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد اپنے کمرے میں جانے لگا تھا جب اس کی نظر ربیکہ پر پڑی تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بے وقت سوئی نہیں، اگرچہ بے موقع اٹھ ضرور چکی ہے۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں؟ وہ نارمل ہونے کی لا حاصل کوشش کرتے ہوئے بولا۔ جاگ گئی ہوں، ربیکہ کا انداز سپاٹ تھا۔ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی اور عورت بھی رو سکتی ہے، یہ بات میرے گمان میں بھی کہاں تھی؟ یعنی ربیکہ نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ اس گھر میں ایک واحد مرد بھی ہے ممی، وہ بھی روتا ہے، کبھی اس پر بھی توجہ دیں، اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا تھا، اور ربیکہ کو جیسے کسی نے گھونسا مارا تھا۔ یک ٹک وہ میران کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ 25 سالوں میں اس نے پہلی بار کوئی شکوہ کیا تھا۔ مجھے کچھ بتاؤ میران، آپ سب سن تو چکی ہیں؟ ہاں، لیکن کچھ سمجھ نہیں سکی۔ سبین سے پہلی ملاقات میں نے اس کے ماڈل توڑ دیے تھے، اب بدلہ لے کر اس نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ کیوں؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں؟ اس گھر کی تقدیر ہی ایسی ہے ممی، یہاں کوئی خوش نہیں رہ سکتا، کسی کا دل ثابت نہیں رہ سکتا، سب کو اکیلے رہنا پڑے گا۔ آپ کہتی تھی نا کہ محبت میں جلد بازی کرنی چاہیے تاکہ محبت کے دنوں کی تعداد زیادہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ممی کہ محبت میں جلد بازی کرو یا احتیاط، ہاتھ میں صرف وہی دن آتے ہیں جو بری قسمت کے شکنجے کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔
لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ جو کیا ہے وہ سب مجھ پر عیاں ہو چکا ہے۔ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو دوبارہ کبھی اس کا ذکر مت کیجیے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میران، میں اس لڑکی کا ذکر نہ کروں؟ وہ عیسیٰ کے ملک سے ہے، ربیکہ نے روانی میں کہا تھا۔ میران نے تڑپ کر ربیکہ کی صورت دیکھی تھی۔ ربیکہ نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ انجانے میں اس کے منہ سے کیا بات پھسل گئی ہے۔ تو یہ بات تھی اس کی سبین کو پسند کرنے کی، کیونکہ وہ عیسیٰ کے ملک سے تھی۔ یعنی ہر کوئی اپنی اپنی پسند میں فریب کر رہا تھا، کوئی بھی سچائی سے تعلق نہیں جوڑے ہوئے تھا، سب مصلحت کا شکار تھے۔ سن شائن کے بورڈ والا وہ گھر اس لمحے تاریکی میں اس قدر ڈوب گیا تھا کہ اس کے ماتھے پر لکھی سورج کے حرفوں جیسی تحریر بھی گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے سارے روشن نشان راکھ ہو گئے تھے۔ وہ رات اپنے اپنے کمروں کے آرام دہ بستروں پر لیٹے ہوئے 4 اشخاص نے جاگ کر گزاری تھی۔ میران نے، جس نے جان لیا تھا کہ والی بال کے بعد اب اسے محبت کا یہ بے رنگ کھیل بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس پر دھوکہ دہی کا بہت سا قرض چڑھ گیا تھا، جسے اتارنے کے لیے اسے دن رات 2 نوکریاں کرنی تھیں، ایک بھولنے کی اور دوسری فراموش کرنے کی۔ ربیکہ نے، جس نے 25 سال کے لمبے عرصے کے بعد آج اس گھر میں عیسیٰ کی آوازوں کے علاوہ کسی اور مرد کی آواز سنی تھی۔ سبین نے، جس کو اب معلوم ہوا تھا کہ ناگ منی کو آگے سے دیکھنے سے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، لیکن پیچھے سے دیکھنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دور جنوب ایشیا کے ایک پرانے سے شہر لاہور کے پرانے سے علاقے گنپت روڈ پر موجود پرانے سے گھر کی پرانی چارپائی پر لیٹے ہوئے بابا نے، جنہوں نے بالآخر مان لیا تھا کہ جس چونے میں سانس لے کر انہوں نے اسے اپنی نس نس میں اتارا تھا، وہ پس بن کر ان کی اپنی اولاد کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ لیکن ان سب کا اب کیا فائدہ، اب کیا حاصل؟ بابا کہا کرتے تھے کہ کسی تال کی کائی دیکھنے میں تو ناگوار لگتی ہے، لیکن در حقیقت وہ مہربان ہوتی ہے۔ اس نے تالاب کے اندر کے تعفن پر اپنی ڈھال بنائی ہوتی ہے، اسے خود میں چھپایا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تعفن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ کائی کی سطح کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ تعفن اور کائی کی جد و جہد میں تعفن جیت جاتا ہے، کیونکہ اس کی نکاسی کا کوئی مناسب راستہ باقی نہیں بچتا۔ اسی طرح ذرات کے اندر بھی ایک تعفن ہر وقت پنپتا رہتا ہے اور ہر لمحہ باہر نکلنے کے لیے بے چین رہتا ہے، جس پر ہمارے جسم نے ایک ڈھال بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس جسم سے کبھی غلط کام نہیں لینا چاہیے، اس میں کبھی چھید نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو ذات کا تعفن شخصیت کی دھجیاں اڑا کر باہر نکل آتا ہے، اور جسم کا بہترین مصرف ہے ہر دم سجدہ شکر بجا لانا، خدا کی رضا میں مطمئن رہنا۔ اس طرح اندر کا تعفن خود بخود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ مجھے بابا کی ایسی باتوں سے اتنی سخت چڑ ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان کا الٹ ہی کیا کرتی تھی۔ جسم سے غلط کام لے کر میں نے اندر کے تعفن کو باہر نکالنے کا ایک الگ ہی حل تلاش کیا تھا۔ آگے جھک کر سجدہ کرنے کے بجائے میں نے پیچھے مڑ کر ہون جلا لیا تھا۔ خدا کی رضا میں مطمئن رہنے کی نسبت میں نے منکر ہو کر خود کو راضی کرنا چاہا تھا۔ کائی میں چھید کر کے میں خوشبوؤں کی آس لگائے ہوئے تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب سے تعفن ختم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ گھٹ رہا تھا، اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ بچپن میں جب اس کے دکھ حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے تو وہ کھڑکی پھلانگ کر آرٹ کالج کے باغ میں نکل جایا کرتی تھی اور اکیلے میں خوب رویا کرتی تھی۔ اب اس کے اس گیسٹ ہاؤس والے کمرے میں کھڑکی تو تھی، لیکن سامنے کوئی باغ نہیں تھا۔ اس گنجان شہر میں جہاں کئی خوبیاں تھیں، وہاں یہ خامی بھی تھی جو اسے بہت کھل رہی تھی۔ وہ کہیں سنسان سی جگہ پر جا کر چپکے سے رونا چاہتی تھی، جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، کوئی اسے نہ سن سکے۔ وہ وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ رش جھیل پہنچ گئی تھی۔ کوئی اور نہ سہی، وہ دائنا کے کندھے پر سر رکھ کر ہی رو سکتی تھی۔ اسے شروع سے آخر تک کی ایک ایک بات بتا سکتی تھی، پھر پوچھ سکتی تھی کہ وہ کہاں کہاں غلط ہے۔ وہ اس گناہ میں اس بری طرح گھر چکی تھی کہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، یا وہ سب کرنا اس کی مجبوری تھی، جائز مجبوری۔ دھوپ درختوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے ہر بازی جیت رہی تھی۔ پتوں کے سائے سکڑ کر چونٹیوں کی طرح قطار در قطار اپنے بلوں میں گم ہوتے جاتے تھے۔ میران اس جگہ کے ایک ایک حصے سے واقف تھا، لیکن سوین کو سنبل کے درختوں والے اس حصے کو تلاش کرنے میں خاصا وقت لگ گیا، جہاں دائنا اپنی چھوٹی سی دکان کھولے ہر وقت موجود ہوتی تھی، اور وہاں پہنچ کر سبین نے بے ساختہ ایک دلدوز چیخ مار دی تھی۔ اس کی چیخ کی گونج اتنی بھیانک اور اس کی قوت اتنی پرشدت تھی کہ جھیل کے پانی میں اس کی چیخ کی تیزی سے بھنور پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سنبل کے درختوں پر گول دائرے میں گھومتے پرندے بھرا مار کر دور نکل گئے تھے۔ سنبل کے سارے نارنجی اور سرخ پھول خوفناک حد تک سیاہ ہو کر زمین پر گر چکے تھے۔
पत्तों से आरी दरख्त बरहना होकर वहशत फैला रहे थे। आंखें फाड़े सबीन सुंबल की उस सूखी शाख को देखने लगी जहां डायना की लाश लटक रही थी। डायना की माँ ज़ोहरा एक पेशावर औरत थी। नहीं, वो अपनी मर्जी से इस काम से मुंसलिक नहीं हुई थी, बल्कि उसके शोहर हल्बी ने उसे इस काम के लिए मजबूर किया था। ज़हरा का ताल्लुक़ अफ्रीका से था। वो उस कबीले से थी जहाँ मर्द कमाते थे और औरतों को घर में बिठाकर राज करवाते थे। वो बाहर की मुश्किलात का सामना करने के लिए औरतों को नहीं भेजते थे। ज़हरा ने भी शादी से पहले ऐसे ही सपने सजाए थे। शादी के बाद वो और उसका मर्द हल्बी अमेरिका आ गए थे, जहाँ सूरज ही दूसरा था। दोनों ने भागकर शादी की थी। इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए वो अमेरिका मुंतकिल हुए थे। अमेरिका ने जल्द ही उनके सुहाने सपनों की उल्टी ताबीर दे दी थी, उल्टी और जहरीली ताबीर। ज़हरा को अपने कबीले की आदत थी। वो चाहती थी हल्बी कमाए और वो घर का किचन चलाए, लेकिन हल्बी अमेरिका का कुछ जल्दी ही आदी हो गया था। वो देखता था कि बाहर तो औरतें भी कमा रही हैं और मर्दों से ज़्यादा कमा रही हैं। वो ज़हरा को मारता और कहता कि वो भी बाहर जाकर कमाई करे। ज़हरा को बाहर जाकर मर्दों की तरह मेहनत करनी पड़ती। वो और क्या करती, जबकि ना तो उसके पास कोई ठिकाना था और ना ये खाने को वाफर। यहाँ उसे एक पार्लर में पहली जॉब मिली थी, जहाँ जोंके लगाने का काम होता था। इत्तफाक था कि ज़हरा का कबीला भी यही काम करता था और ज़हरा बिना किसी डिग्री और तालीम के इस काम में बहुत माहिर थी। फिर एक दिन जब पार्लर पर कोई मौजूद नहीं था तो वो सारी जोंकें उठाकर वहाँ से भाग गई थी। ये उसके ज़ाती कारोबार की पहली इन्वेस्टमेंट थी। कुछ दिन वह छुपती रही। फिर उसके ख्याल से जब उसकी मालकन ने उसके खिलाफ चाराजोई करने का इरादा तर्क कर दिया तो वो घर से बाहर निकली। वो साहिल पर जाती, वहाँ मर्दों और औरतों को जोंके लगाती। ज़हरा ये काम सरेआम करती थी। उसका हुलिया भी अफ्रीकी जादूगरों जैसा था। कोई उससे इस काम के लाइसेंस के बारे में नहीं पूछता था। लोग उससे काम लेते और पैसे देते थे। इस मेहनत का फौरी नतीजा उसे अच्छा लगता था। एक दिन घर को लौटी तो हल्बी उल्टियाँ कर रहा था। वो आजकल शराब बहुत पीने लगा था और ज़हरा को पहले से ज़्यादा मारने पीटने भी लगा था। फिर भी ज़हरा उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने हल्बी का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। इसके बावजूद हल्बी को नहीं बचा सकी। वो मर गया और उसके मरने के बाद वो 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनी, डायना और हाइक की। दोनों बच्चों की शक्लें बाप पर गई थीं और फितरत न जाने किस पर चली गई थी। हाइक पैदाइशी गूंगा और बहरा था और डायना इतनी चुप के लगता जैसे ज़िंदगी भर बोल नहीं सकेगी। उसके चेहरे से उसका अंदरूनी कोई जज्बा झलकता था। ज़हरा ने दोनों का इलाज करवाने की थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन जब दोनों को ही कोई फ़र्क ना पड़ा तो उसने वो कोशिश तर्क कर दी थी। ना उसके पास पैसा था और ना ही वक्त। एक दिन की छुट्टी का मतलब था एक दिन भूखा रहना। हाइक पैदाइश के वक्त से ही बहुत सी महरूमियों में पला बड़ा था। जिस्मानी कमज़ोरियों के साथ साथ उसे घर की अधूरी ज़िंदगी के साथ समझौता करना पड़ा था। ज़हरा ने एक दिन कूड़े से उसे एक माउथ आर्गन ला दिया था। ये माउथ आर्गन ही उसकी कुल ज़िंदगी बन गया था। वो हर वक्त उसी के साथ खेलता रहता और उसे ही बचाता रहता। गूंगा और बहरा होने के बावजूद और कुछ ना सुनने के बावजूद वो न जाने उसे कैसे सही बचा लेता था, कैसे उसने उसकी धुनें सीख ली थी। वो ना सिर्फ माउथ आर्गन से निकलती अपने ही हलक की फूंक को कम या ज़्यादा होने से खेलता रहता था। इसी में उसने अच्छा माउथ आर्गन बजाना सीख लिया था। बहुत सौ ने उसकी धुनों की तारीफ़ की थी, लेकिन ना तो वो तारीफ़ों के लफ्ज़ सुन पाया था और ना ही धुनें। बस इतना ज़रूर था कि वो अगले को खुशी से मुस्कुराकर बात करते हुए समझ जाता था कि वो उसके माउथ आर्गन की तारीफ़ कर रहा है। कोशिश के बावजूद भी वो जवाब में खुद ना मुस्कुरा सकता था। उसे मुस्कुराना नहीं आता था, जैसे डायना को ज़्यादा बोलना नहीं आता था। ये माउथ आर्गन 2-3 बार ख़राब भी हुआ था, लेकिन हर बार वो इसे खुद ही ठीक कर लेता था। जैसे कहीं चोट लग जाने पर वो खुद ही अपनी पट्टी कर लिया करता था। माउथ आर्गन के साथ आवारागर्दी करके आने के बाद वो घर आकर ऐसे बैठ जाता था जैसे न जाने कितना काम करके आया हो। माउथ आर्गन को वो साइड पर रखता था और फिर मर्तबान में पड़ी जोंकों की तरफ जाता था। घर आने के बाद ये खेल उसका वाहिद खेल होता था, माउथ आर्गन और जोंके। वो उन दोनों से ही खुश होता था और ज़हरा को उसके इन दोनों खेलों से चिढ़ थी। हाइक, दूर रहो इनसे। गंदे पर्दे के पीछे से ज़हरा की आवाज़ आती थी और वो वहाँ से ही कोई वज़नी बर्तन या ऐसा ही कुछ हाइक पर दे मारती थी। कितनी बार कहा है इनके करीब मत जाया करो। ये कितनी बार का कहना तब शुरू हुआ था जब मर्तबान एक दफ़ा हाइक से गिरकर टूट गया था और जोंके दहलीज़ के साथ बहती गंदी नाली में जा गिरी थी। ज़हरा को अपनी जोड़ी शुदा रकम में से दोबारा जोंके ख़रीदनी पड़ती थी। जोड़ी हुई रकम को खर्च करना उसके लिए ऐसे ही था जैसे वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को काट कर अलग कर रही हो। जोंके मिलती भी मुश्किल से ही थी।
उसे खरीदने के लिए भी उसे काफ़ी दूर जाना पड़ता था, और इतने दिनों में जो काम का हर्ज हुआ था उसका दुख सबसे ज़्यादा था। उस दिन के बाद से वो हाइक को कभी मर्तबान के पास भी नहीं फटकने देती थी। हाइक घर में एक बेज़र सा शख्स था। उसके गूंगा और बहरा होने के बावजूद ज़हरा चाहती थी कि वो कमा कर लाए, और कभी वो भी अपने कबीले की औरतों की तरह घर में बैठकर आराम से खा सके। हल्बी के बाद वो अपनी उम्मीदें हाइक से ही जोड़ सकती थी, लेकिन उसका ये ख्वाब ख्वाब ही रहा था। कभी ये नौबत आई ही नहीं कि वो घर पर बैठकर आराम से खा सकती। डायना को उसने ये काम सिखा दिया था। काम तो उसने हाइक को भी सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोई काम सीख ही नहीं पाया था। ज़हरा जानती थी कि यह गूंगा बहरा होने के साथ साथ कुंद ज़हन भी है। हाइक भी अपने हाल पर पड़ा होता हुआ अपना हाल और मुस्तकबिल दोनों बर्बाद कर रहा था, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि हाल क्या होता है, मुस्तकबिल किस बला का नाम है, वक्त की भी कोई अहमियत होती है। उसकी तो ना कोई ख्वाहिश थी और ना ही चाहत। खाना मिल जाता तो ठीक, नहीं मिलता था तो उसे कोई शिकवा नहीं होता था, बल्कि इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि वो भूखा है। ज़हरा वैसे भी अब अक्सर खाना कम ही बनाती थी। खुद वो बाहर से खाकर आया करती थी और डायना और हाइक की उसे कोई परवाह नहीं हुआ करती थी। बहुत परवाह की थी उसने उन दोनों की। वो जान चुकी थी कि उसके नसीब में किसी के हवाले से कोई खुशी थी ही नहीं। काम से आने के बाद ज़्यादातर वक्त तो वो सोती ही रहती थी। ऐसे में दोनों बहन भाई की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसे जगाकर खाना मांग सकें। नींद ज़हरा की कमज़ोरी थी। वो नींद में मलका बनने के सपने देखा करती थी, और उसे ये सपने अपने दोनों बच्चों से ज़्यादा अजीज़ थे। नींद से जगा देने पर वो उन्हें इस बुरी तरह से मारती थी कि महीनों दोनों के जिस्मों पर से निशान न जाते थे। ऐसे में हाइक और डायना दोनों रेस्टोरेंट के बाहर पड़े कूड़े के ड्रम से खाना हासिल करते थे। फिर यूँ हुआ कि सुंबल के दरख्त जहाँ ज़हरा बैठा करती थी, वो तमाम दरख्त आंधियों की जद में आ गए। ज़हरा सपने देखते देखते हमेशा के लिए दोनों को अकेला छोड़ गई, और सुंबल के दरख्तों तले ज़हरा की जगह डायना ने संभाल ली। ज़हरा के मरने का दोनों बहन भाइयों को बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि ज़हरा के मरने के बाद उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा आसान हो गई थी। घर में पहले से ज़्यादा मोहब्बत थी। डायना हाइक का ऐसे ही ख्याल रखती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे का रख सकती है। वो जानती थी कि हाइक को तवज्जो की कितनी ज़रूरत है। वो कुंद ज़हन नहीं था, बस तवज्जो की कमी का शिकार था। वो अब उसकी अच्छी परवरिश कर रही थी। हाइक भी खुश था। वो दिन ब दिन निखरता जा रहा था। उसे अब वक्त पर खाना भी मिलता था और साफ़ कपड़े भी। वो अपनी बहन से अपनी माँ की निस्बत ज़्यादा प्यार करता था। बहन भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उसी बहन ने उसके मुंह पर थूक दिया था। वो माउथ आर्गन बजाता जा रहा था। वो सुबह के वक्त अपनी बेनिशान मंजिल की तरफ निकल जाया करता जब डायना अपने काम के लिए चली जाया करती थी, और शाम को उसके आने के वक्त ही घर वापस पहुंचा करता था। वो उन लोगों में से था जो किसी भी सूरत अपनी रूटीन तब्दील नहीं करते, जबकि उनके पास उसे तब्दील करने की कोई वजह भी नहीं होती। वो बिला मकसद ही अपनी रूटीन पर कारबंद रहते हैं। शाम के करीब वो 1000 बार के देखे हुए एक बहुत ही खूबसूरत इलाके से गुजर रहा था जब उसके करीब एक टाइम पीस आकर गिरा था। उसने ऊपर देखा था और हैरत से उसी जगह पत्थर का हो गया था। खिड़की में एक मर्द जाहिर हुआ था जिसकी पुश्त खिड़की से बाहर की तरफ थी। वो मर्द सिर्फ पैंट पहने हुए था और किसी के साथ दस्त दराजी कर रहा था। हाइक के लिए ये कोई बड़ी बात ना होती जब उसने देखा कि मर्द के सीने पर जोंकें लगी हुई थी। हाइक के पैरों के नीचे से वो खूबसूरत मंजर वाली ज़मीन निकल गई थी। वो मर्द किसी के साथ दस्त दराजी कर रहा था। जोंकों का काम तो डायना करती थी। जल्द ही खिड़की पर डायना का चेहरा भी नमूदार हो गया। वो हाइक को मदद के लिए कह रही थी, और हाइक की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी मासूम सी दुनिया में अजीब तूफ़ान आया था। उसे पता ही नहीं था कि बाहर के लोग कैसे हैं। वो तो सबको अपनी तरह का समझता था, बेज़रर। अब एक मर्द को अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती करते देखकर वो अपनी जगह साकित और जामिद खड़ा रह गया था। बाहर की दुनिया का ये भयानक रूप वो कबूल ही नहीं कर पा रहा था। ये तमाम तर एहसास इस कदर अजीब और भयानक था कि उसे लगा कि वो दुनिया का बेगैरत तरीन मर्द है। उसने अपनी बहन को भेड़ियों की दुनिया में अकेला छोड़ा हुआ था। ऊपर डायना कभी खिड़की से परे हो जाती थी, कभी फिर से नमूदार होती थी, और हाइक की सांस कभी आ रही है और कभी जा रही है। डायना हाइक को बेयकीनी से देख रही थी कि हाइक कुछ कर क्यों नहीं रहा। वो ये बात भूल चुकी थी कि हाइक कुछ करने के लिए नहीं बना। ज़हरा ठीक कहती थी कि उसकी रगों में बुज़दिल कौवे का, हरामखोर गिद्ध का और बेगैरत बाप का खून था, जिसने सारी ज़िंदगी शराब और सस्ती बाजारी औरतों के पीछे गुजार कर उसे दुनिया के मर्दों के सामने पेश कर रखा था। डायना की आंखों में एक नफ़रत सी चमकी थी। क्या हाइक इतना ही कम हिम्मत था? लेकिन वो उसके जितनी कम हिम्मत नहीं थी, और अगले ही पल उसने खिड़की से छलांग लगा दी थी।
12 घंटों की अजियतनाक इंतज़ार के बाद दाइना को होश आया था। जिस जगह वो लोग रहते थे वहाँ की ही एक स्याह फाम औरत को बुलवाकर हाइक ने दाइना के जख्मों की पट्टी करवा दी थी। उस औरत ने दाइना को जो खुराक खिलाने को कहा था वो घर में मौजूद नहीं थी और रेस्टोरेंट के बाहर पड़े ड्रमों से भी मुयस्सर नहीं आ सकती थी। हाइक खामोशी से दाइना के पास बैठ गया था और उसके होश में आने का मुंतज़िर था। होश में आने के बाद दाइना ने अपने पास बैठे हाइक को देखकर उसे इशारे से पास आने को कहा था। हाइक हमदर्दी और प्यार के जज्बे से मगलूब होकर दाइना की तरफ बढ़ा था और तब दाइना ने मुंह भरकर थूक हाइक के मुंह पर फेंक दिया था। बोझल रात 2 दिनों से धरती पर छाई हुई थी। दिन था कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था। दाइना नकाहत से ज़मीन पर लेटी हुई हाइक के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो उसके लिए बाजार से कुछ खाने को लेने गया था, लेकिन इतनी देर गुजर चुकी थी। हाइक अभी तक घर वापस नहीं आया था। दाइना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर खुद से अपने खाने के लिए कुछ कर सकती। वो वहीं ज़मीन पर लेटी इंतज़ार के कोफ्तज़दा लम्हों से गुजर रही थी। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर भारी बूटों वाली एक चाप रुकती हुई महसूस हुई थी। दाइना को लगा था कि शायद हाइक वापस आ गया है, लेकिन हाइक इतनी मजबूत कदमी से नहीं चला करता था। क्या हाइक का घर यही है? बाहर से सदा आई। दाइना जल्दी से उठी। टाट का पर्दा पीछे करके वो घर से बाहर आई। जी, तुम उसकी बहन हो? दाइना। जी, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? दाइना बेइख्तियार ही चिल्ला उठी थी। जल्दी करो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसने बेहद मुश्किल से मुझे तुम तक पहुँचने के इशारे समझाए हैं। कहाँ है हाइक? वो अस्पताल में है। मेरी कार इस बस्ती से ज़रा फासले पर खड़ी है। यहाँ के तो रास्ते ही अजीब थे। कुछ नहीं होता, मैं पैदल चल लूँगी। और उस आदमी के साथ वो अपनी बस्ती से बाहर निकल आई थी, सुनसान सड़क पर, जहाँ से शहर की रोशनियाँ मज़ीद दूर दिखाई देती थीं। आदमी ने दरवाज़ा खोला। दाइना ने कार के अंदर झांक कर देखा था। कार में पहले से ही एक आदमी मौजूद था और तभी दाइना को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो तेज़ी से वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल दाइना को दबोच लिया गया था। एक नम रुमाल उसके मुंह पर रख दिया गया था और आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। उसे पता था कि वो कहाँ ले जाई जा रही है और क्यों, और उसके सारे ख्यालात सच साबित होने वाले थे। वो रात बहुत तवील थी। उस रात में दाइना की सारी ज़िंदगी बीत गई थी। गदाज बेड पर किस्मसाते हुए उसने अपना आप खुदा के हवाले कर दिया था, क्योंकि इस वक्त उस फार्म हाउस के एक बंद कमरे में उसकी मदद सिर्फ खुदा ही कर सकता था। उसकी आंखों पर पट्टी थी और वह अपने ऊपर झुके मर्द को नहीं देख सकती थी। फिर भी वो जानती थी कि वो कौन था। वो ही ये काम कर सकता था। एडम राहिल, जो दुनिया के सामने एक नेकनाम शख्स बना हुआ था, अपने नाम के साथ गौतम बुद्ध के बेटे का नाम जोड़ता था, लेकिन दर हकीकत वो रावण था जिसने सीता को अगवा कर लिया था। उसे दाइना का इनकार करना क्या इतना ही बुरा लगा था कि उसने अपनी हवस पूरी करने के लिए उसे अगवा ही करवा लिया था। रात सुबह से मिल रही थी जब सारा काम ख़त्म हुआ था और दाइना के आंसू भी तब तक ख़त्म और खुश्क हो चुके थे। गाड़ी में फिर से लाद कर उसे सुंबल के उन दरख्तों तले फेंक दिया गया था जहाँ वो अपनी दुकान सजाती थी। असल हकीकत क्या थी वो दाइना बेचारी जान ही नहीं सकी थी। उसको अगवा करने और फिर उसके साथ ज्यादती करने वाला वो एडम राहिल नहीं था, वो तो कोई और था। कहते हैं फूलों में सालब मिस्री अपनी खूबसूरती पर हद दर्जा नाजा और मगरूर फूल होता है। जैसे ही ये मुरझाता है ये अपने सारे फेल बातिल कर लेता है, ये अपना ही मतजाद हो जाता है। इसलिए इसकी खुशनुमाई का पूरा पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। इसे एक कीमती मोहरे से भी तशबीह दी जाती है। जैसे जहर चूस जहर को चूस लेता है, ऐसे ही ताज़ा सालब मिस्री गमों को चूस लेता है। ये गम मोहरा है, बस इसे चंद लम्हे हाथ की मुट्ठी में मजबूती से थामे रखना पड़ता है और फिर ये अपना मौजज़ा दिखा देता है। ये सारे दुखों को किसी फोम की तरह जिस्म में से चूस लेता है। बाबा ने मेरे हाथ में सालब मिस्री का वो फूल उस दिन पकड़ाया था जिस दिन अम्मा की मौत हुई थी और मैं आर्ट कॉलेज के बाग में बैठी रो रही थी। उस वक्त मुझे बाबा की ये बात सख्त नापसंद आई थी। मुझे दिलासा देने के बजाय वो मेरे हाथ में सालब मिस्री का फूल पकड़ा रहे थे। एक फूल भला किसी के गम दूर कर सकता है? अजीब सा दिन था वो। हवा चल रही थी फिर भी दम घुट रहा था। सूरज तुलू हो चुका था फिर भी रात जाने का नाम नहीं ले रही थी। सब्ज घास की बू दाइना के नथनों में घुस रही थी। वो घास दाइना के न जाने कितने ही आंसू पी चुकी थी। सुबह जब उसे मुकम्मल होश आया तो वो खुद अपना सामना करने के काबिल भी नहीं रही थी। दुनिया का सामना अब भला वो कैसे कर सकती थी? बरगद की जटाओं की रस्सी बनाकर उसने सुंबल की शाख से बांधकर अपने लिए एक फंदा बनाया
और फिर उस फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। सबीन न जाने कितनी ही देर उसकी लाश को देखती रही। एक चीख के बाद फिर बहुत सी चीखें उसके वजूद में गुम हो गई थीं। ताइना ने खुदकुशी क्यों की थी ये बात उसके जिस्म से अयां थी। एक मासूम लड़की अपनी हुर्मत खोकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी थी। सबीन को और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने करीब ही उगे सालब मिस्री के फूलों में से एक फूल तोड़कर दाइना के मुर्दा हाथ में थमा दिया था। जिस सफ़र पर दाइना रवाना हो चुकी थी उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि सालब मिस्री उसके सारे दुख चूस ले। उस दिन उसे बाबा की बेबसी का इदराक हुआ था। दरअसल जब इंसान बिल्कुल तही दामन होता है तो वो ऐसे अकीदों को बहुत दिलो जान से चाहने लगता है जो उसकी तही दामनी की लाज रख लें। बाबा उस दिन इतने ही बेबस थे जितनी वो अब थी। मीरान के सामने अपनी आश्कारी, बाबा से हुई तल्ख कलामी और फिर सुंबल की शाख से लटकती दाइना की लाश, सब सोच सोच कर सबीन पागल हो रही थी। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने जल्दी से डैनी को कॉल की थी। अब यहाँ उसका एक लम्हा भी मज़ीद रहना उसे दीवाना कर सकता था। उसे वापस जाना था अपने घर, लाहौर के गंदे से इलाके के एक गंदे से गनपत रोड पर वाक़े अपने छोटे से गलीज़ घर। गेस्ट हाउस का पुरसताइश कमरा न जाने क्यों उसे एकदम से काट खाने को दौड़ने लगा था। डैनी, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। डैनी के हेलो कहते ही उसने उजलत से कहा था। कुछ हुआ है क्या? डैनी ने भी उसकी आवाज़ से वही अंदाज़ा लगाया था जो बाबा लगा चुके थे। बहुत कुछ। प्लीज़ डैनी, मेरी वापसी का इंतज़ाम करवा दो। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। इतने बुरे बुरे वाक़यात उसके साथ ही क्यों हो रहे थे? दाइना मर चुकी थी और उसकी मोहब्बत फना हो रही थी। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक साथ किस किस बात पर रोए, किस बात का ज़्यादा गम मनाए। कुछ बताओ तो सही। उसे मेरी हकीकत पता चल चुकी है। उसने अपनी बेकरारी के हवाले से सिर्फ मीरान की ही बात की थी। दाइना की लाश की बात करने का तो उसमें हौसला ही नहीं था। दूसरी तरफ डैनी की समझ में नहीं आया था वो इस एकतरफा बयान पर सबीन को कैसे दिलासा दे और क्या कहे। उसे सब पता चल चुका है डैनी, मेरे स्मगलिंग करने और अमन का नाम लेकर मेरे शर फैलाने का। तुमने उसे अपनी मजबूरियां बतानी थीं सबीन। मेरी मजबूरियां ही मेरी कमज़ोरी बन गई हैं डैनी। वो इतना सच्चा है कि मैं झूठी पड़ गई हूँ। वो इतना बेझोल है कि उसके आगे मेरा हर जवाब झोलदार हो गया है। वो इतना खरा है कि मैं मिलावट ज़दा होकर रह गई हूँ। मुझे नहीं पता सबीन कि वो कौन है, कैसा है, क्या सोच रखता है, लेकिन जिस तरह मजबूरी में तुमने ये काम किया है मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, तो वो क्यों नहीं? तुमने उसे सब कुछ बताना था, यकीनन उसने समझ जाना था। मैंने उसे सब बताया था लेकिन उसने मुझे अपने दुख सुना दिए और उसके दुखों के आगे मेरी मुसीबतों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। उसकी ज़िंदगी इतनी तल्ख गुजरी है कि मेरे सारे गम भी मेरी तरह छोटे पड़ गए हैं। हाथों में मुँह छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने कहा कि मैं काल गर्ल से भी ज़्यादा बुरी लड़की हूँ। मुझसे मिलने के बाद अब वो काल गर्ल को भी इज्जत देने लगा है। बोलो डैनी, क्या मैं किसी काल गर्ल से भी ज़्यादा बुरी हूँ? डैनी खामोश हो गया। वो कुछ भी कहने से कासिर था। तो मुझे वापस बुला लो डैनी, अब मैं यहाँ मज़ीद एक दिन भी नहीं रह सकती। लेकिन तुम वापस नहीं आ सकती सबीन। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। 15 दिन में से 5 दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन भी किसी न किसी तरह गुजार लो। कैसे गुजार लूँ डैनी? मुझसे तो यहाँ एक लम्हा भी नहीं गुजारा जा रहा। तुम वापस आकर अपने लिए ही मुश्किलात पैदा करोगी सबीन, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा नहीं हो सकता कि अपने लिए कोई मुश्किल पैदा करूं। पिलाकर उसने दो टोक कह दिया। वो जानती थी कि उसके पास वहां रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कल की सारी रात की तरह आज की रात भी जाग कर गुजारनी थी और आने वाले 10 दिन भी। सुबह हुई तो उसने हाइक के माउथ आर्गन की आवाज़ सुनी, लेकिन अभी तो वो सोई ही नहीं थी कि ये आवाज़ उसको जगाती। हमेशा की तरह वो सोई होती तो जागती। वो आवाज़ जो उसको हर रोज़ सुबह बहुत भली लगा करती थी, 1-2 रोज़ से उसके एसाब पर हथौड़े बरसा रही थी। पता नहीं हाइक अच्छा माउथ आर्गन बजाना भूल गया था कि उसके कान अब किसी भी अच्छी समात को बुरी में बदलने पर कादिर हो गए थे। जब से उसने मीरान के मुंह से बेलाडोना के अल्फाज सुने थे तब से उसकी समातों पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उठकर वो कसलमंदी से चलती हुई खिड़की तक आई थी। हाइक का माउथ आर्गन आज कूक रहा था। उसकी तारीफ नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी सबीन ने आदतन पास पड़े गुलदान में से फूल निकालकर नीचे फेंकना चाहा था और फूल छूते ही उसके हाथ सुन्न होकर रह गए थे। गुलदान के सुर्ख फूल न जाने कब मुरझाए थे, कब स्याह हुए थे, कब उनकी खुशबू ख़त्म हुई थी और अब उनमें से गलीज़ बू आ रही थी। कुदरत की ऐसी साजिश पर सबीन अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। हाइक अपनी मस्ती में मगन मल्हार की धुन बजाता हुआ जा रहा था।
सबीन ने हाइक की किस्मत पर रश्क किया था, जो हर तरह के एक माहौल में खुश था, जो गूंगा था और बहरा भी, और सबसे बड़ी बात अपनी इन दोनों खामियों से बेनियाज भी। सबीन नहीं जानती थी कि ये गूंगा बहरा हाइक कल रात से अपनी बहन डायना को तलाश कर रहा है। उसकी धुन आज इसीलिए उदास है कि उसकी बहन लापता है। ये धुन आज तेज भी इसीलिए है कि हाइक तो चिल्ला चिल्ला कर डायना का नाम नहीं पुकार सकता, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता है कि उसकी बहन उसकी धुन सुनकर उस तक ज़रूर पहुंच जाएगी। काश सबीन जानती कि हाइक डायना का भाई है, तो वो उसे बता देती कि उसकी बहन आज सुबह ही सुंबल के दरख्त पर फंदा डालकर खुदकुशी कर चुकी है और अब उसकी लाश सर्द खाने में अपने किसी वारिस की मुंतज़िर है। बाकी के 10 दिनों में वो 3 बार मीरान के पास गई थी। उसके क्लब वो जाती और वहाँ एक कोने में बैठ जाती। वो मुस्कुरा भी रहा होता तो उसे देखकर खामोश हो जाता और फिर अपने आप को काम में इस कदर गर्क कर लेता कि उसे सबीन के उठकर वापस चले जाने की खबर ना होती। कभी वो किचन में जाता और फिर वापस पलट कर ना आता। सबीन तब भी वहाँ ही बैठी रहती। वो माजी के ख्याल के तहत मुस्कुराती रहती कि वो बार के पीछे अपने करतब दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। वो ठोड़ी तले हाथ रख लेती और उसे देखती रहती। तुम यहाँ ना आया करो, एक दिन उसके पास आकर उसने कहा था। मुझे अजियत देने में कोई कमी रह गई थी जिसे तुम यहाँ आकर पूरा करती हो। हाँ, वो वाकई उसे अजियत ही तो दे रही थी। मोहब्बत के असूलों में अगर एक असूल दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने का भी था, तो वो इस असूल पर पूरी नहीं उतरी थी। वो अगले दिन फिर से क्लब नहीं गई थी, लेकिन रश्क झील ज़रूर गई थी, जहाँ वो बैठता था, जहाँ उसने पहली बार पानी के शफाफ आईने में उसका अक्स देखते हुए दुआ की थी कि उसे बेशक मीरान मिले या ना मिले, लेकिन उसकी ये परछाई कभी उससे दूर ना जाए। वो जब जब यहाँ आए उसे झील के पानी में उसका अक्स देखने को मिल जाए। वो उस अक्स को देख देख कर ही सारी ज़िंदगी गुजार देगी। अब वो उसे देख देख कर ऐसे अपने दिन गुजार रही थी कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर रही थी। वो शुरू से ही ऐसी बेसलीका रही थी। दुआ मांगना उसे कभी आया ही नहीं था। उसे अभी तक यही पता नहीं चल सका था कि उसे मांगना क्या है, कैसे मांगना है, कितना मांगना है। उसे वो मिल जाता जो वो मांगती थी, लेकिन फिर उससे बुरे तरीके से जाता भी था जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता था। उसने इस सारे वक्त को उस वक्त की दुआ की कबूलियत जाना था। वो नहीं जानती थी कि ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। कबूलियत के असल लम्हे तो अभी आने वाले थे, जो इस सबसे कहीं गुना ज़्यादा अजियतनाक साबित होने वाले थे। रश झील में चमकते सूरज को देखकर ही उसने पहली बार जाना था कि लोग सूरज परस्त क्यों बन जाते थे। वो भी सूरज परस्त थी। हर चमकती हुई चीज़ को देखकर उसके पास जाने की आरज़ूमंद हो जाती थी। एक दिन उसके वहाँ जाने से पहले ही मीरान वहाँ पहुँचा हुआ था। नदी के पानी में मुश्किल का हल ढूंढने आया था। सबीन हिम्मत करके उसके पास ही बेंच पर बैठ गई थी। वो आज घास पर नहीं बैठा था। वो कुदरत को एंजॉय नहीं कर रहा था। मोहब्बत का लुत्फ़ लेने के बाद शायद हर तरह का लुत्फ़ से उसका दिल उजाट हो गया था। वो झील के पानी में कंकड़ डाल रहा था। कंकड़ से साकिन झील में हरकत पैदा होती थी और फिर खामोश। उसकी ज़ात की सी खामोशी। उसके अपने करीब बैठने पर भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं कल वापस जा रही हूँ। वो अब भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं हुआ था। हो सकता है फिर कभी न्यूयॉर्क ना आऊँ। उन्होंने कहा है कि अब वो मुझे हर बार अलग अलग शहर में भेजेंगे। कंकर उसके हाथ में ही रुक गया था एक लम्हे को, फिर दोबारा उसने पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उसे परे उछाला था। मुझे हर सूरत 8 बार और आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने डैनी से बात की थी, लेकिन उसने कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे आना ही पड़ेगा, वरना मेरी जान को ख़तरा है। वो एक बार फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी थी। अब उसके हाथ सुस्त हो चुके थे, जैसे उसमें इतनी हिम्मत भी ना हो कि वह खुश्क टहनी या पत्ते को भी उठाकर पानी में फेंक सके। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, और झूठ भी मज़हब को लेकर। मुझे कुछ भी कह देना चाहिए था, कुछ भी, लेकिन ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो रो रो कर इस कदर थक चुकी थी कि अब उसकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। हवा में मीरान के तनफ़्फ़ुस की जुम्बिश फैली थी, जिसमें जज्बात थे और बेकरारी भी। तुम्हें कोई ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए था कि तुम्हें झूठ बोलना पड़े। वो पहली बार बोला था। सबीन ने शुक्र अदा किया था। मैं मजबूर थी, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब मैं मजबूर हूँ। मुझे हर सूरत 8 बार और आना है। मैं तौबा भी नहीं कर सकती, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। ये बात तुमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। तुम इसी शहर के बासी हो। कंकर फिर नदी में जाते जाते रुक गया था। अब मुझसे क्या चाहती हो?
मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मोहब्बत बेशक मत करो। क्या ये सब इतना ही आसान था जितना वो कह रही थी? मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थीं तो बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अंदर ही अंदर वो पुरजोश होकर बोली। दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगी? सर उठाकर उसने सबीन की आंखों में झांकते हुए कहा। ऐसा मुतालबा? सबीन ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। वो उसे बरी भी कर रहा था और काल कोठड़ी की सज़ा भी दे रहा था, माफ़ भी कर रहा था, तो दार के ऊपर चढ़ जाने को भी कह रहा था। इससे तो बेहतर था कि वो उसे सरेआम फांसी दे देता। अगर मोहब्बत करती हो तो दो वादा। उसने अपना हाथ आगे किया। वो मोहब्बत के नाम पर कत्ल चाह रहा था, मोहब्बत का भी और उसका भी, और चाहता था कि उस पर कोई नाम भी ना आए। सबीन ही वादा दे दे। बात मोहब्बत की आ गई थी, अब उसे हर सूरत साबित कदम रहना था। मैं वादा करती हूँ। उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और सिसकारी भर कर रह गई। ये हाथ उसने उम्र भर के लिए थाम लेना चाहा था, लेकिन अब थाम कर वो उम्र भर ना मिलने की कसम खा रही थी। मैं वादा करती हूँ, दोबारा कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगी। मीरान की शायद तसल्ली नहीं हो पा रही थी। हाँ, तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं करूँगी। मुझे भूल जाओगी? हाँ, पूरी कोशिश करूँगी। हर सूरत इन सब बातों पर कायम रहोगी? हाँ, हर सूरत इन बातों पर कायम रहूँगी। मुझे याद भी नहीं करोगी? सबीन ने अपना हाथ खींच लिया था। अपने हाथों से अपना गला घोंटना उसे मुश्किल लग रहा था। मीरान ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, आखिरी ना सही, लेकिन वो 4 वादे ले चुका था। उसकी तसल्ली के लिए यही बहुत था। और अगले ही पल सबीन वहाँ से उठ गई थी। उसी वक्त से वादों की पासदारी शुरू हो गई थी। बिना पीछे देखे वो आगे ही आगे बढ़ती रही। तसव्वुर की आंख से वो देख सकती थी कि मीरान अब कदरे मुतमईन था। उसका इत्मीनान उसे मार रहा था। जख्म चंदन काड़ के दरख्त की तरह के होते हैं। ये चलते कम हैं और सुलगते ज़्यादा। इनमें महक भी होती है तो मोहलिक, धुआं भी होता है तो कड़वा। इनकी शाखें इतनी लंबी होती हैं कि ये हमारे दिल से निकलकर हमारे सारे वजूद को अपनी लपेट में ले लेती हैं। ये एक बार जड़ पकड़ लें तो फिर इनको काटा नहीं जा सकता। इनके अपने अंदर लातादाद नए बीज होते हैं, और मुझे लगता है अब इन नए बीजों को अपनी ज़ात में से निकालने में मुझे सारी ज़िंदगी लग जाएगी।